Hello everyone, welcome back to my channel Study with Neha Mawa. Today I am again in front of you and I have taken up the topics of Constitution of India, that is part 1, and in which we're going to study Article 1, 2, 3 and 4 of the Constitution of India. So let's get started. First of all, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम आज बात करेंगे, जिसमें हम आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 बात करेंगे। सिर्फ पार्ट 1 में आपके 4 ही आर्टिकल आते हैं। पार्ट 1 क्या कहता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज इज अ कंपाइलेशन ऑफ लॉज pertaining to the constitution of India as a country and the union or state that is made of। जो आपकी यूनियन है और जो आपकी टेरिटरीज है, ये किसकी कंपाइलेशन है? लॉज की, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एम्बेडेड है। ओके, दिस पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लॉ इन एस्टैब्लिशमेंट, रिनेमिंग, मर्जिंग, ऑल्टरिंग द बॉर्डर्स एंड ऑल। सो पार्ट 1 जो है वो सिर्फ ये बात करता है कि हमारी जो कंट्री इंडिया है उसमें बहुत सारे स्टेट्स है। इंडिया में अगर हम इंडिया लेवल पे देखें, सेंट्रल लेवल पे देखें, तो कौन सी गवर्नमेंट अकाउंटेबल है? ऑफ कोर्स योर सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। इसी तरीके से जो हमारी स्टेट लेवल पे होगी वो कौन सी होगी? स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी। कहने का मतलब है कि जो हमारी इंडिया है उसमें डिफरेंट स्टेट्स है, यूटी है, आपके डिस्ट्रिक्ट है, आपके तहसील्स है, आपके रीजन है, या आपके एरिया है, लोकेलिटी है, सिटी है, एंड ऑल दीज थिंग्स। सो हमारा एक जो इंडिया है वो बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे रीजन्स में जो है डिवाइडेड है, बाइफरकेटेड है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, जो इंडिया है उसको कौन रन कर रहा है? ऑफ कोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन जो है वो उसको रन नहीं कर सकती, इसीलिए जो इंडिया है वो हमने डिवाइड कर दी है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। उन स्टेट में हमने डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंट किए हैं, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को जो है पावर दी गई है एंड दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर स्टेट वर्किंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास बहुत सारी पावर्स है। इमरजेंसी के टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स है वो डायरेक्ट किसके पास चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है? वो बर्डन ऑफ वर्क भी डेलीगेट करता है स्टेट गवर्नमेंट को, पावर भी डेलीगेट करता है, एंड सो ऑन। एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर देयर वर्किंग इन, दे हैव टू गिव ईच एंड एवरी डिटेल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ देयर वर्किंग्स, ऑफ देयर पॉलिसीज व्हाटसोएवर। इसके बाद हमारी बात होती है आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया जो है ये एक इंग्लिश नेम है। भारत जो है, इंडिया को ही हिंदी में भारत कहा जाता है और इंडिया को उर्दू लैंग्वेज में हिंदुस्तान कहा जाता है। और हिंदुस्तान किसने नाम रखा था आपका? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम जो थे, जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया का नाम उर्दू लैंग्वेज में हिंदुस्तान रखा था और उन्होंने बोला कि इंडिया जो कि भारत है उसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, यूटीज है, जो आपके फर्स्ट शेड्यूल और अदर एक्वायर्ड टेरिटरीज के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद हमारे पास बात आती है द एक्वायर्ड टेरिटरीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टेट एज पर आर्टिकल 2। पहले जम्मू एंड कश्मीर जो था वो इंडिया का पार्ट नहीं था, या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है वो पहले जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूशन थी। बट 2019 के अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, चेंजेस के बाद क्या हुआ, नाउ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होगा। नाउ द जम्मू कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ द इंडिया। Ladakh was also converted like this. Now, Sikkim was a special case which was included as completely new type of statehood under Article 2A, and condition mentioned in the 10th schedule was called associate state kaha jata tha, but this experiment failed and Sikkim was later added to the Indian Union and the Constituent Amendment. The Constitution जिसमें 40th Amendment हुआ
was passed during the emergency period and received presidential assent on 27th May 1976। ये पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। सो सिंपल कहने का ये मतलब है कि आर्टिकल 1 जो है वो बात करता है इंडिया के नेम के, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम लोगों ने बताए हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो आपका इंडिया है वो किन किन स्टेट्स में बाइफरकेटेड है, किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में बाइफरकेटेड है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सारे केसेस को नहीं हैंडल कर सकती, तो हमने हाई कोर्ट बनाए। उसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बनाए, स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट किए, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स दी थी, पावर बाइफरकेट करी गई। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर वर्किंग। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आर्टिकल 3 आता है। आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 में सिर्फ यही बताया गया है कि जो आपका आर्टिकल 2A है वो बात क्या करता है, शेड्यूल्स की। वो बात करता है जो 10th शेड्यूल है उसकी, जो अमेंडमेंट हमने करी गई है, वो चाहे वो 40th अमेंडमेंट हो, चाहे वो अमेंडमेंट आपने 1975 में करी गई हो। उसके बाद हमारे पास बात आती है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। आर्टिकल 3 कहता है कि अगर आपको कोई नया स्टेट फॉर्म करना है, कोई आपको एरियाज में ऑल्टरेशन करनी है, बाउंड्रीज में ऑल्टरेशन करनी है, या आपको एग्जिस्टिंग स्टेट्स के नेम रखने हैं, उसमें आप आर्टिकल 3 में आ सकते हो। आर्टिकल 3 सेज दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ, अब जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकता है, न्यू स्टेट बना सकता है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम द स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, increase or decrease the area of any state, alter the boundary of any state and the name of the state। कहने का मतलब क्या है, इसमें ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है, अब मुझे ये पता है कि जो आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, ऑफ कोर्स, लोकसभा एंड द राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। इन दोनों की असेंट के बाद ही कोई भी बिल पास होता है या कोई भी लॉ या कोई भी अमेंडमेंट होते हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया कि आर्टिकल 3 ये कहता है अगर कोई भी नया स्टेट बनाना है बाय इमर्जिंग द 2 स्टेट्स, या किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी की बाउंड्रीज चेंज करनी है, उस बाउंड्रीज को आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी स्टेट का नेम चेंज करना है, एरिया चेंज करना है, तो पार्लियामेंट वो कर सकता है बाय द लॉ, विद द हेल्प ऑफ द लॉ पार्लियामेंट वो कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट no bill for the purpose shall be introduced in either house of parliament except on the recommendation of the president and unless where the proposal contained in the bill affect the area। समझो इस बात को, ये कह रहा है कि provided that no bill for the purpose shall be introduced, उसने क्या बोला, कोई भी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होगा आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या आ गया आपका, लोकसभा आ गया और राज्यसभा आ गया। उसने बोला कोई भी बिल जो है वो लोकसभा या राज्यसभा में नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस अगर प्रेसिडेंट का एसेंट है। तो अगर प्रेसिडेंट चाहता है कि जो ये बिल है ये दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाना चाहिए तो वो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। Where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries or name of any of the state, the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its view thereupon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the president may allow the period so specified or allowed has expired। कहने का यहाँ मतलब क्या है, ये मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ। इसमें इन्होंने क्या बोला कि पार्लियामेंट जो है, इन्होंने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम, फॉर्म्स अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर आपको कोई नया स्टेट बनाना है बाय सेपरेटिंग द 2 टेरिटरीज,
दो या दो से ज्यादा टेरिटरीज को आपको कंपाइल अप करना है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, जिसमें आप इंक्रीज कर रहे हो एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, या नेम उसका चेंज कर रहे हो। Provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of parliament except on the recommendation of president, and unless where the proposal contained in the bill affects the area boundary or the name of any state। okay, इसमें यही बताया गया है कि कोई बिल है, फॉर एग्जाम्पल बिल है, बिल हमको पास करनी है, बट बिल जो हम पास करने वाले हैं उसमें मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये उस एरिया को अफेक्ट करेगा, उस एरिया की बाउंड्री को अफेक्ट करेगा। अगर मुझे सिक्किम में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो क्या पता जो है दूसरे एरियाज को अफेक्ट करे, तो उस केस में क्या होगा, मैं जो वो बिल है वो मैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लेके जाऊंगी, वो मैं पार्लियामेंट में लेके जाऊंगी, लोकसभा राज्यसभा में लेके जाऊंगी, वो अपना वहां डिस्कशन करेंगे, अपनी असेंट देंगे दैट इट इज राइट और नॉट, उसके बाद हम जो है आगे सेपरेट स्टेप्स लेंगे। ओके इसमें इन्होंने बताया एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है कि इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज ए टू ई स्टेट इंक्लूड्स अ यूटी बट इन द प्रोविजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड अ यूटी। The power conferred on Parliament by Clause A includes the power to form a new state of UT in any other state। सिंपल सा कहने का ये मतलब है, अगर आपको कोई भी नया स्टेट इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसका नेम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, ठीक है, अगर आप वो चीज कर रहे हो, मेक श्योर कि किसी अदर स्टेट को कोई तकलीफ ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाउंड्री चेंज कर रही हूं किसी भी, ओके सो फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट जो है ये चेंज हो रहा है, मतलब इस स्टेट की बाउंड्रीज जो है वो ऑल्टर हो रही है, बट अगर इस स्टेट की बाउंड्री जो है, अगर वो इस स्टेट की बाउंड्री को अफेक्ट कर रही है, तो जो बिल है वो दोनों पार्लियामेंट के हाउस में जाना चाहिए, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो वो बिल जो है वो दोनों हाउसेस में जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 इज इन्वोक्ड व्हेन द लॉ इज एनैक्टेड अंडर आर्टिकल 2 और 3 for the marginal, incidental and the consequential provisions needed for changing the boundary of a state or UT। इसने बोला कि आर्टिकल 4 जो है is invoked when a law is enacted under article 2 and 3 for marginal, incidental, consequential provision needed for changing boundary of a state territory। As per article 4 subclause 2, no such law framed under article 4(1) shall be deemed to be amended by the constitution for this purpose of article 368। कहने का मतलब क्या है, कह ये रहा है कि जो लॉज हमने आर्टिकल 2 और 3 में बनाया है अमेंडमेंट के लिए, जो बाकी के रह गए हैं वो हम आर्टिकल 4 में इंट्रोड्यूस कर देंगे। इसमें इन्होंने क्या बोला कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंशियल कॉन्सिक्वेंशियल मैटर से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, सो कहने का मतलब यही इन्होंने, मतलब आपके जो टोटलिटी में अगर मैं बताऊं तो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिर्फ ये कहता है कि आपकी कंट्री है इंडिया। क्लियर। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, इन स्टेट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है। क्लियर। होता क्या है कि स्टेट जो है वो एज इट इज तो रहते हैं बट उनमें चेंजेस भी काफी होते हैं। लेट्स से जो बॉम्बे था, पहले वो बॉम्बे था, ठीक है, अब वो क्या हो गया है, मुंबई हो गया है। पहले कोलकाता था, अब क्या हो गया है, कैलकाटा।
कहने का मतलब है कि यहाँ जो है चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज देयर वॉज अ नीड। वहां डिमांड थी कि स्टेट को जो है उसका नेम चेंज करना है, उसकी बाउंड्रीज चेंज करनी। व्हेन देयर इज अ नीड टू चेंज द नेम, बाउंड्रीज, वेदर इट इज इंक्रीजिंग द डायमेंशन ऑफ द स्टेट, डिक्रीजिंग द डायमेंशन ऑफ अ स्टेट, या किसी 2 या 3 स्टेट को मर्ज करके एक स्टेट बनाना है, ये ओवरनाइट नहीं होता। इसमें बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, बहुत सारी बैठकें होती हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसके बाद जो है वो किसी कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, जनरली जो है ये सारा प्रेसिडेंट की एसेंट से ही होता है। इनकेस क्या होता है अगर प्रेसिडेंट खुद श्योर नहीं है या प्रेसिडेंट को लगता है कि जो ये बिल मेरे पास लेके आए हैं ये थोड़ा बहुत इट माइट अफेक्ट द अदर स्टेट, तो वो क्या करता है कि जो वो बिल है वो लोकसभा में भी लेके आते हैं, राज्यसभा में भी लेके आते हैं। जब लोकसभा एंड राज्यसभा जो है अपनी मंजूरी दे देते हैं तो पार्लियामेंट जो है वो उस बिल को पास कर देता है। क्लियर? सो आपका जो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक है वो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं आपको जो है क्वेश्चन ये आपको ज्यादा पेपर में नहीं आएगा। मेन जस्ट ये एक छोटा सा पार्ट है जो आपको सिर्फ समझना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंडिया जो है उसको क्या कहा जाता है हिंदी में, भारत उर्दू लैंग्वेज में क्या कहा जाता है वो बता सकते हैं, वो आ सकता है। या फिर वो ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 2, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 है। बस आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेन इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 है, जिसमें से ये आता है कि अगर मुझे अपने स्टेट को चेंज करना है, स्टेट की नेम को चेंज करना है, बाउंड्री को चेंज करना है, तो कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा। ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट 1, जस्ट इसमें आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स। ओके, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे सिटीजनशिप का स्टार्ट करेंगे। Clear? So I hope you like my video. Please do subscribe my video, subscribe my channel, like my channel and share with your friends. Thank you. Have a good day.